बहुत स्वागत, नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक वाली सरकार का शपथ ग्रहण तो कल हो चुका है। अब बस इंतजार है कि टीम मोदी के 71 सहयोगियों का विभाग क्या होगा, इनके पास चार्ज क्या होगा, पोर्टफोलियो क्या होगा, कौन कितना मजबूत होगा, किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, कैसे कैबिनेट का बैलेंस सेट किया जाएगा और मोदी 3.0 का स्वरूप पुराने 2 टर्म से कितना डिफरेंट नजर आएगा। इंतजार है, चंद मिनटों में हो सकता है कि वो लिस्ट आ ही जाए जिसका हम और आप दोनों लोग, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर विभाग किसको क्या मिला, मंत्री को। अगले 5 साल का रोड मैप भी बहुत हद तक ही पोर्टफोलियो जो आएंगे इसको देख करके समझा जा सकेगा। हालांकि इसमें कोई बहुत चौंकाने वाला बदलाव होगा ऐसी संभावनाएं कम ही दिखाई दे रही हैं, लेकिन भूलना यह भी नहीं चाहिए कि मोदी एंड कंपनी हमेशा सरप्राइज देने और हैरान करने के लिए जानी जाती रही है। सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं टीम मोदी में शामिल नए चेहरों पर। साथ ही इसी साल के आखिर में जिन 3 राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, यहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां से मंत्री बनाए गए 11 चेहरों के विभागों पर भी सब लोगों का ध्यान है। अब इतना तो साफ है कि मोदी का फॉरवर्ड प्लान पूरी तरीके से सेट है और वो तो चुनाव से पहले ही सेट हो गया था। जो जहां सही होगा, जैसा काम करने की उसकी क्षमता होगी, मोदी उसके हिसाब से उसको विभाग देंगे। जो डिसाइड होगा वो मोदी के स्टाइल में ही डिसाइड होगा। अब इसका इशारा आज उस वक्त मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ के कर्मचारियों को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने आज देश को नया मंत्र दिया और अपने 5 साल का रोड मैप भी बता दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, हम आपको थोड़ी देर के अंदर सुनवाएंगे। लेकिन देखिए, विपक्ष जो है वो अभी से इस बात पर चुटकी लेने लगा है कि क्या हो गया मोदी सरकार को, अभी तक क्यों पोर्टफोलियो बांटे नहीं गए। हमारे साथ मेहमानों से पहले आपको मैं मिलवा देता हूं। आरती टिक्कू सिंह जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आप उनको देखते सुनते हैं इंडिया टीवी। बहुत स्वागत आरती जी आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, शांतनु जी स्वागत आपका भी। राहुल महाजन जी है हमारे साथ, राहुल साहब स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। ये देखिए आपकी नजर जयराम रमेश जी का एक्स पर पोस्ट, उन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट 24 आवर्स आफ्टर बीइंग स्वर्न इन, 24 घंटे हो गए सरकार को शपथ लिए, 1/3 प्रधानमंत्री इज येट टू एलोकेट पोर्टफोलियोज, ऑलरेडी जिटरी। 1/3 प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को, मतलब 1/3 नरेंद्र मोदी, 1/3 चंद्रबाबू नायडू, 1/3 नीतीश कुमार। 1/3 प्रधानमंत्री ने अभी तक पोर्टफोलियो क्यों नहीं बांटे? अभी से हलचल कुछ दिखाई देने लगी है क्या? अभी से कुछ पांव उखड़ रहे हैं क्या? ये वो कहना चाह रहे हैं। देखिए तंज होने लगे अब तो विपक्ष की तरफ से। कब आएगी लिस्ट देवेंद्र जी? अब से थोड़ी देर के अंदर 5 बजे कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक के बाद पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी हो जाएगी। जो हमें जानकारी टॉप सोर्सेज के द्वारा मिली है उसके हिसाब से एलोकेशन ऑलरेडी किया जा चुका है और ये होमवर्क कल ही खत्म कर लिया गया था। परसों की एक बैठक में बहुत हद तक होमवर्क किया गया था। उसके बाद कल जब चाय पे चर्चा हो गई थी प्रधानमंत्री की जो डेजिग्नेटेड एमपीज थे उनके साथ, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकर, और पीएमओ के उसमें कुछ अधिकारी थे, और बैठकर वो एलोकेशन कर लिया गया है। जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ये जानकारी नहीं देना भी अपने आप में पोर्टफोलियो बढ़ चुके हैं सरकार के हिसाब से, पोर्टफोलियो बढ़ चुके हैं सरकार के हिसाब से। और कैबिनेट में आज एक बड़ा फैसला आना है। हम अब यहां से उम्मीद कर रहे हैं कि पहले शायद कैबिनेट के उस बड़े फैसले के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और उसके बाद पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में। देखिए बड़ी बात देवेंद्र बता रहे हैं, आपको जरा समझने की वाली बात है। देवेंद्र ये कह रहे हैं कि हमें और आपको नहीं मालूम, मतलब लिस्ट अभी नहीं आउट की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार में काम नहीं शुरू हो गया। सरकार में काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसकी जानकारी आ जाएगी। मतलब विभाग बढ़ चुके हैं, बस विभाग की जानकारी हमें और आपको भी मिलना बाकी है। अभी 50 खबर चल रही थी, हेडलाइन हमारी, उसमें एक खबर में मेरा ध्यान गया कि डॉक्टर एस जयशंकर ने मालदीव्स के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। मैंने पूछा, उनसे ही पूछा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अगर ये विदेश मंत्री नहीं है तो हाउ इज ही मीटिंग फॉरेन गेस्ट? देखिए वो तो बिल्कुल साफ सी बात है कि जयशंकर ही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे और थे। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता उसमें कोई बदलाव आएगा। वो एक इंडिकेशन भी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी सरकार में कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाहते हैं। वो जिस तरह की स्टेबिलिटी उनकी कोर टीम की थी, टॉप 4, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह थे, उसमें निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। मुझे लगता है टॉप 4 में मुझे नहीं लगता है कि कोई चेंज आएगा। और जैसे कि आपने सही कहा कि आप मालदीव्स के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर सकते हैं जब आपका बहुत श्योरिटी होगी कि आप वही पद संभालेंगे जो संभाल रहे थे जी। या उनको बताया जा चुका है कि आप बिल्कुल आप विदेश मंत्री हैं, अपना काम कीजिए। और जैसे कि कई बड़े मंत्रियों को बताया जा चुका है, बहुत बड़े मंत्रियों को बताया जा चुका है इस बात की जानकारी। और न सिर्फ बताया जा चुका है बल्कि कल चाय पे जो चर्चा हुई थी उस चर्चा से पहले उनके पोर्टफोलियो के बारे में बता दिया गया था। फिर मतलब आप जयराम रमेश तो मजाक उड़ा रहे हैं कि 1/3 प्रधानमंत्री पोर्टफोलियो नहीं बांट पाए। आपने कहा पोर्टफोलियो बट गए, देर किस बात की है?
क्यों नहीं इसको जारी हो रही सूची? ये थोड़ी हैरानी वाली बात जरूर है कि शायद कोई कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी रही हो, क्योंकि 10 बजे हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक गए तो पहला ऑर्डर उन्होंने जो साइन किया उसमें किसानों के सम्मान निधि को जारी करने के पहली फाइल, तो शायद वो एक मैसेज देने की कोशिश हो कि अभी अगर पोर्टफोलियो उस समय आगे होते उससे पहले आगे होते तो ये मैसेज शायद उस प्रभावी रूप में नीचे तक नहीं जा सकता था। उसके बाद आपने देखा कि जो पीएमओ को अधिकारी सब हैं उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो संबोधित किया उसके बारे में डिटेल सारे सामने आए। फिर कैबिनेट में एक बड़ा फैसला होना है जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास से जुड़ा हुआ है, तकरीबन 2 करोड़ आवास 5:03 हो गए देवेंद्र, 5 बजे शुरू होनी थी मीटिंग। जी हाँ बिल्कुल, और 5 बजे ऑलरेडी शुरू होगी है कैबिनेट की बैठक, क्योंकि उसमें तो मिनट टू मिनट रहता है। तो इस बैठक में क्योंकि वो एक बड़ा फैसला लिया जाना है, उस बड़े फैसले को जानकारी को सामने करने के बाद, वो फैसला अपने आप में सौरभ बहुत बड़ा है, उसको अगर देखें तो 2 करोड़ और आवास के बारे में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, और जब अंतरिम बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तब भी बताई थी ये बात। अब उसके बारे में पिछले 2 महीने से होमवर्क किया जा रहा था। जो 100 दिन का एजेंडा है सौरभ, उस 100 दिन के एजेंडे में ये एक प्रमुख है। और पिछले 2 सालों में भी आप देखें सौरभ तो इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग समझें कि महिलाओं के नाम पे अब वो घर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और इस बार ट्राइबल पे बहुत ज़्यादा फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्री को इस बात को कहा था कि इस बार जब ये एलोकेशन होगा तो इसमें ये ध्यान रहे कि ट्राइबल पर फोकस हो, और इसमें धनराशि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पहले जो धनराशि थी 1,20,000 के आसपास थी समान कैटेगरी में, तो अब उसको लगभग 2.25 लाख 1,80,000 तक किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो थी 1,30,000 की, उसको 2 लाख तक किया जा सकता है। तो ये सारे होमवर्क किए जा चुके हैं, बस इंतजार है कि कैबिनेट में उससे और ये फैसला भी बिना विभाग के तो नहीं हो सकता, ये बिल्कुल। जिसके पास भी होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। मौजूदा समय में ग्रामीण विकास मंत्रालय पिछली सरकार में गिरिराज सिंह के पास था, इस सरकार में एलोकेशन किसके नाम पे हुआ है वो देखना होगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो देवेंद्र देव जो जानकारी वो दे रहे हैं, शायद ये रहा हो कि हमारी आज पहला दिन है सरकार का ना, ये मत भूलिए। मोदी सरकार पार्ट 3 कह लीजिए, या मोदी सरकार 3.0 व्हाटएवर, उसका पहला दिन है आज। पहले सुबह की पहली बड़ी खबर क्या बनी राहुल जी, कि प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की किस्त 7वीं किस्त जारी करी। 9 करोड़ 30 लाख लोगों किसानों के खाते में पैसा गया, कितना 20,000 करोड़ रुपया समथिंग, 20,000 करोड़ रुपया। अब कैबिनेट में जो फैसला होगा ग्रामीण आवास को लेकर के, शायद उसकी जानकारी आती होगी, फिर शायद हमको पता चले पोर्टफोलियो से। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ है, जब तक कि एलोकेशन ऑफ वर्क नहीं हो जाता, ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 है, जिसके तहत राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री के जो सजेशन होता है या उनकी जो सिफारिश होती है उस पर वेरियस पोर्टफोलियोज बांटते हैं, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट उस पोर्टफोलियोज को सार्वजनिक करता है, उसके नोटिफिकेशन निकालता है। उसके बाद का भी एक प्रोसीजर है कि जो भी मिनिस्टर जिसको जो एलोकेशन होता है वर्क का, वो जाके अपने मंत्रालय में, आपने देखा होगा सब मिनिस्टर पहले दिन उनका फोटो ऑप होता है, वो साइन कर रहे होते हैं कुछ, वो जाके ज्वाइन करते हैं। तो आज अगर मंत्रालय गए होते तो कैमरों ने पकड़ लिया होता, नहीं, मैं अभी तक तो पता चल गया होता। नहीं है, जब तक कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो एलोकेट नहीं हो जाता आपको, तब तक सभी मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री के पास है। अच्छा, सभी, ये कानून है, ये नियम है, ये बिल्कुल है कि भाई जब तक एलोकेशन ऑफ वर्क नहीं हो जाता तब तक सभी मंत्रालय जो है प्रधानमंत्री के पास है, और प्रधानमंत्री उसमें कोई भी फैसला कर सकते हैं। तो ये सारा सौरभ सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ना, अपने यहाँ जो कैबिनेट की जो व्यवस्था है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पे होता है, तो उसमें कोई भी एक फैसला सभी पर लागू होता है। उसमें ये नहीं होता है कि हाँ इस मंत्रालय का फैसला यही व्यक्ति जैसे अब कैबिनेट की बैठक होनी है, तो जो भी कैबिनेट मिनिस्टर वो उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और जैसे एस जयशंकर हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई रूल थोड़ा कि कोई मंत्री जो है वो किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिल सकता है। वो हमारे लिए बड़ा इशारा है ना कि उनको क्या विदेश मंत्री नहीं होगा तभी मिल सकता है, नियम नहीं, ऐसा इशारा नहीं। है। लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं 1/3 प्रधानमंत्री। देखिए जयराम रमेश और बहुत सारे पत्रकारों की जो कुलबुलाहट है इसलिए कि सूची नहीं मिल पाई। मुझे अभी भी याद आता है 2014 से पहले का, जब एक पर्टिकुलर चैनल के न्यूज़ रूम से हमें वो फ़ोन भी हमने सुने हैं कि राजा को क्या मिलेगा और मारन को क्या मिलेगा, मेरी गुलाम नबी से बात हो गई है। उस तरह से हम इस दौर में आ चुके हैं जहां ज़ेरॉक्स तक भी लीक नहीं हो रहा है कि ज़ेरॉक्स क्या बटा है। शायद कुछ लोगों के पास हो, लेकिन हमें अभी तक चैनल में किसी को नहीं पता। देखिए, आप भी कल कह रहे थे जो प्रधानमंत्री का पहला क्राइटेरिया होगा अपने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के लिए, वो होगा मेरिट, मेरिट और मेरिट। उसके बाद हर रीजन से आना है, हर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन होना है, युवा का, महिला का, जो आपके एलाइज हैं उनका होना है, तो वो आ जाएगी। मेरे ख्याल से मोटा मोटा लिस्ट अभी थोड़ी देर बाद हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन मेरिट उसका सबसे पहला क्राइटेरिया होगा मेरे ख्याल से। लेकिन जो कुलबुलाहट है वो इसलिए कि अब बहुत सारे लोग जो उसमें दलाल बनते थे वो आज नहीं बन पाएंगे। नहीं, विपक्ष तो हर बात में अभी तो बड़ा उत्साहित है ना। जयराम रमेश जी वो लिस्ट कब देंगे? वो जो डीएम जो 150 दिन पे कॉल हो रहा था, 7 दिन का मोहलत मांगी थी उन्होंने ईसीआई से, वो उसका 1 दिन हो गया। नहीं, 1 दिन नहीं, मेरे ख्याल से कई दिन हो गए, उसके 4-5 दिन हो गए मेरे ख्याल से। वो पहले लिस्ट दे जयराम रमेश जी, बाकी छोड़ दें। हमें
देखना चाहिए कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। भाई ये सब मैसेजिंग हो रही है ना जनता के बीच में, वो ये मैसेजिंग करना चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, ये सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी घिरे हुए हैं चारों तरफ से, एलाइज का प्रेशर अपने ऊपर है, चुनाव में नंबर कम आए हैं, तो उनको किस तरीके, जो आपने बताया किसको क्या दें, उस पर बड़ा मंथन चल रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री के लिए बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, ये विपक्ष कन्वे करना चाहता है। और कांग्रेस को जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, दे टेस्टेड द ब्लड, उनके मुंह पे खून लगाया कि भाई झूठ बिकता है ना। उन्होंने SC/ST वाला झूठ चलाया, उन्होंने गारंटी कार्ड वाला झूठ चलाया, उन्होंने संविधान बदलने वाला झूठ चलाया। तो इस तरह के नैरेटिव मुझे लगता है और तेज हो जाएंगे जैसी पार्लियामेंट आएगी। वो पिगेसिस और वो जो था पहले तो हल्का करते थे, अब जो खून लग चुका है विपक्ष के मुंह में, राहुल गांधी के मुंह में, मेरा इसमें एक बड़ा विरोधाभास है। देखिए आरती, पूरा कैंपेन में विपक्ष ने कहा कि ये तानाशाह है, ये डिक्टेटर है, भारत में डिक्टेटरशिप चल नहीं सकती। अब जब नंबर कम हो गए मोदी के, अब विपक्ष ये कन्वे करने में लगा हुआ है कि ये इनमें तो जान ही नहीं है, इनमें तो दम ही नहीं है, ये मिलीजुली सरकार है, प्रधानमंत्री फैसले नहीं ले पा रहे। नहीं, अगर हम टैक्टिक्स की बात करें तो मैं कहती हूँ कि कांग्रेस को जो भी उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इम्प्रूव की है। वो जिस तरह से शांतनु ने कहा कि प्रोपेगेंडा जो उन्होंने फेयर मॉन्गरिंग की कि EVMs की मैनिपुलेशन होगी, जो फेयर मॉन्गरिंग की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही जो है वो बिका हुआ है, तो उस तरह का प्रोपेगेंडा चला के एक इम्पैक्ट जो होना था ग्राउंड पे वो हुआ। कास्ट को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, SC/ST की रिजर्वेशंस खत्म हो रही है इस कंट्री में, वो उसका इम्पैक्ट ज़रूर हुआ। और मुझे लगता है अगर अभी जो वो इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार जो है घिरी हुई है, ये इनके पास ताकत नहीं है, वो भी उसका भी एक इम्पैक्ट वोटर के दिमाग पे हो जाता है। इनफैक्ट हर इलेक्शन में यही माना जाता है, वोटर हमेशा अक्सर ये बोलेगा आपको कि अगर ये कैंडिडेट कमजोर है तो इस पे वोट क्यों वेस्ट करना। तो वो जो मेंटालिटी है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोदी उसका जवाब कल ही दे चुके, जब आपने चंद्रबाबू नायडू को और सबको कह दिया एक कैबिनेट एक MOS। अब मैं इनफैक्ट मैं उसी बात पे आना चाहती थी कि लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का 3.0 जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जो अभी तक दिख रहा है कि 100 डेज का प्लान जो है बिल्कुल इंटैक्ट है, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। और जो एलाइज है, एक खबर दे रहे हैं आरती, एक मिनट देवेंद्र जी। सर, जिस कैबिनेट की बैठक की आप बात कर रहे थे, वो कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है प्रधानमंत्री निवास पे 7 LKM में। अब से 3 मिनट पहले वो बैठक शुरू हुई है। तो जाहिर तौर पर जिस फैसले के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बड़ा फैसला होना है, तो उस बड़े फैसले के लिहाज से प्रधानमंत्री के निवास 7 LKM में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। तो ये तो इसी का इंतजार भी हो रहा था। कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग वो अब शुरू हो गई है। और इस कैबिनेट मीटिंग में देखिए बड़ा फैसला क्या होता है, जिसका इशारा देवेंद्र ने आपको दिया कि ग्रामीण आवास से जुड़ा कोई बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उसके तहत जो सरकारी स्कीमों में जो पैसा दिया जाता है लाभार्थी के लिए, वो पैसा बढ़ा करके दिया जा सकता है। अभी थोड़ी देर में वो हमारे सामने होगा। ज्यादा बात इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, वो आ जाए। तो कैबिनेट मीटिंग, पहली कैबिनेट मीटिंग नरेंद्र मोदी की सरकार की, इस नई सरकार की शुरू हो चुकी है। सुबह उनकी कलम से पहला दस्तखत हुआ तो किसानों के खाते में गया 20,000 करोड़ रुपया। अब नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बैठकर अपने सहयोगियों के साथ कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं, थोड़ी देर में जानकारी हम आपको दे देंगे। और यही पता चल रहा है कि ये एक बार फैसला पता चल जाए कैबिनेट का, वो सार्वजनिक हम कर दें, उसके बाद जो पोर्टफोलियो है, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, उसकी लिस्ट भी सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएगी। जी आरती। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप देखें डे 1 से, मतलब कल से ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मोदी 3.0 इन एक्शन है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो एलाइज है वो TDP हो या JDU, कोई ऐसी खास कंडीशंस लगी नहीं है इस सरकार पे। कोई भी प्रेशर मुझे कहीं पे भी नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट जब स्वेरिंग इन सेरेमनी कल जो थी, उसमें कहीं पे भी कोई आभास नहीं हुआ कि कोई प्रेशर है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो प्री पोल अलायंस की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो काफ़ी थॉटफुल रही होगी। और उन्होंने एंटिसिपेट भी किया होगा कि कोई भी अगर क्राइसिस होती है तो उसमें किसका क्या रोल रहेगा। और कुछ जो मेन इश्यूज है, मुझे लगता है 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी
को लेकर एंटिसिपेट क्या होगा, और कुछ इश्यूज पे ऑलरेडी उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा देखिए ना, जो एनडीए के सहयोगियों की बैठक हुई थी सेंट्रल हॉल में, उसमें जो बातें चंद्रबाबू नायडू ने बोली, नीतीश कुमार ने बोली, पवन कल्याण ने बोली, उन्होंने कहा कि मतलब हिट द ग्राउंड रनिंग, आप काम शुरू कीजिए। बिल्कुल उसी दिन से काम शुरू कीजिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि टीडीपी और जेडीयू भी अपना फायदा इसमें देख रहे हैं कि मोदी सरकार। आज आपको, आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा देवेंद्र, आज सोशल मीडिया पर मैंने देखा कुछ खबरें चलाने की कोशिश हो रही थी, कितनी सच है मुझे पता नहीं, कि टीडीपी ने फिर स्पीकर की मांग की है। हाँ, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर भी चल रहा था कि नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा नाराज हैं, उसमें भी 3-4 मंत्रालय को लेकर ये बातें फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन दूर दूर तक, जैसा कि पहले दिन से आप लोग कह रहे हैं कि इसकी सच्चाई से इसका कोई भी लेना देना नहीं, ये महज गप्पबाजी, कोरेबाजी और अफवाह है। सिर्फ नंबर्स को लेके बातचीत हुई, और नंबर्स को लेके भी उसी दिन बातचीत हुई, और उसमें जो सत्ता पक्ष की तरफ से बताया गया, जो जेपी नड्डा के घर पे जो बैठक हुई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे, इन तीनों नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू को जब बुलाया तो बताया कि जो व्यवस्था की गई है उसके हिसाब से, वो व्यवस्था सौरभ कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि लगभग 18% अगर सांसदों की संख्या को जोड़ें तो रफली फिगर अगर आप देखें तो एनडीए में सहयोगी दलों के सांसदों की संख्या लगभग 18% के आसपास है। कैबिनेट में भी उसी रूप में रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है, उसी नंबर्स के हिसाब से, और जो नंबर बताया गया टीडीपी की तरफ से कोई ऐतराज नहीं जताया गया था, ना ही जेडीयू की तरफ से। और वो बात कब आई कब गई पता ही नहीं चला, कह दिया गया कैबिनेट सबको हम दे रहे हैं, यही फॉर्मूला, सब शांति से कल चुपचाप अपना शपथ भी करा के आ गए। अच्छा, ये तस्वीर आपने देखे कि नहीं देखी? मैं जयराम जी के जब उसमें एक्स के हैंडल पर गया, जहां उन्होंने लिखा है 24 घंटे बाद भी 1/3 प्रधानमंत्री पोर्टफोलियो नहीं बांट पाए, उसके ठीक नीचे उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो एक फोटो शेयर की है वो डाली हुई थी, तो मेरी निगाह उस पर टिक गई। देखिएगा आप भी, वो फोटो में दिखाई दे रहा है सीपीपी चेयरपर्सन, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी एंड जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद जी दिस आफ्टरनून इन न्यू दिल्ली। ये वो तस्वीर है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब वो अगर इनको 1/3 प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसको क्या कहा जाए? और इसमें पूरा परिवार मिलने गया हुआ है। उसमें प्रियंका गांधी किस हैसियत से बैठी हैं? वो तो सांसद भी नहीं है, सेक्रेटरी की हैसियत से। ये देखिए तस्वीर है, तो पार्टी की मीटिंग है वो। हाँ, तो इसमें फिर खड़गे जी क्यों नहीं है फिर? एग्जैक्टली आप ये कह रहे हो कि सीपीपी की अध्यक्ष, शपथ में अकेले आए, पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, तीनों के ऑफिशियल पोस्ट लिखी हुई है पार्टी की, वो शेख हसीना से नहीं, वो तो सौरभ बिल्कुल, ये फैमिली की मीटिंग हो रही है या कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है? नहीं, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो गांधी परिवार को है ही, उससे तो हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि वो किसी भी प्रेसिडेंट, वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं दुनिया में। इनफैक्ट तो साथ में अपने खड़गे साहब को भी ले जाते हैं, इसमें क्या था? कम से कम तस्वीर बनती है, आपने फैमिली पोर्ट्रेट क्यों बना दिया इसको? कम से कम फोटो के लिए तो बिठा लेते हैं। फैमिली पोर्ट्रेट नहीं तो क्या है? नहीं, वो तो मतलब वही तो कह रही हूँ कि उस क्लब में किसी को भी इजाजत नहीं है बैठने की, खड़े रह सकते हैं जरूर। क्या पता खड़े हो, कहीं वो फोटो में काट दिया हो। खड़गे जी कम से कम होने चाहिए थे। बिल्कुल होने चाहिए थे। अगर वो पार्टी की, मतलब उनसे पार्टी की बैठक हो रही है तो नेचुरली अगर वो मिला जाता, सबके तीनों के पार्टी पोस्ट लिखी हुई है, हाँ, तो वो होनी चाहिए थी। अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट है खड़गे साहब, तो उनका होना ही चाहिए था कि वो उसमें रहते। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोलिशन की, इस बार की कोलिशन, देखिए अभी तक कांग्रेस ने या फिर पहले जो कोलिशंस हुए हैं उसमें ये सामने चीज़ें आई हैं। जैसे कांग्रेस के कोलिशन में तो ये तक हो गया था कि लेफ्ट ने इतना प्रेशर डाला था, जो न्यूक्लियर डील होनी थी अमेरिका के साथ, उसमें लेफ्ट ने बेहद प्रेशर डाला था। तो अभी तक जो कोलिशंस देखे गए हैं उसमें ये है कि जो सहयोगी दल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, लेकिन ये जो कोलिशन नरेंद्र मोदी जी का है उसमें किस तरह से चलेगा ये हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक 4 तारीख के बाद से हुई, आज 6 दिन हो गए उस बात, मैं ये कह रहा हूँ वो डिफरेंट हो सकता है। नरेंद्र मोदी देश को ये इंप्रेशन देना ही नहीं चाहते कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। उनके लिए बस नरेंद्र मोदी की सरकार है, जनता के लिए यही मैसेज होना चाहिए। और इसीलिए एलाइज ने भी कुछ ज्यादा बोला नहीं। एलाइज को भी जो कहा गया वो अंदर खाने शायद बोलते हो, जो बोलते हैं वो अलग बात है, वो भी देवेंद्र जी हैं तो पता चल जाएगी हमें। बट पब्लिक को एट लार्ज को इंप्रेशन ये देना है कि ये कोई जोड़ तोड़ वाली सरकार नहीं है। देवेंद्र, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सौरभ, और है भी नहीं। आप देखें तो प्रीपोल अलायंस था, उस अलायंस के द्वारा आप गए हैं। अगर गठबंधन की सरकार के लिहाज से बात करें तो गठबंधन की सरकार पहले भी थी। फर्क इस बार ये आया है कि इस बार नंबर्स को लेकर डिपेंडेंसी जरूर है, लेकिन उन दलों के साथ क्योंकि पहले से बातचीत हो गई थी और जो चीज़ें भी की जानी थी पहले से कर ली गई थी, तो उस लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों ही सहयोगी दलों को देखें सौरभ, तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन ये है उनके लिए कि उनके लिए उनकी राज्य के राजनीति में उनका दबदबा रहा है, ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे टीडीपी हो तो या जेडीयू हो तो। और बीजेपी ये कोशिश ज़रूर जारी रखेगी आगे भी, खासतौर पर बिहार में, कि नीतीश कुमार को कोई अनइजीनेस ना दिया जाए। साफ साफ पूछ लूँ, ये जीजा फूफा बनेंगे कब, या कब बनेंगे या नहीं बनेंगे?
आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता सौरभ, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप समझ सकते हैं कि आगे पता है। अच्छा, उसमें होता क्या है, नाराजगी कहाँ से आती है? नाराजगी ये आती है कि मान लीजिए कोई ऐसा इशू हो जिस पे सरकार उस बाबत फैसला ना कर रही हो, उसमें जो दूसरा संबंधित पक्ष है वो उनके एलाइज को अप्रोच कर ले, एलाइज फिर उस बात को बताएं, और अगर तब भी सरकार ना माने तो फिर शुरू होता है कोई ऐसा बयान दे दिया जाएगा जिसके मार्फत ये लगेगा कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा दबाव हो रहा है, फिर रीच आउट करने की कोशिश की जाती है, तब फिर समझौते के तौर पे वो फैसला करा लिया जाता है। तो अभी वो तो स्थिति सारे लोग पहुंच रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग के लिए, उसकी तस्वीर तो अब तो ये तस्वीर मतलब पुरानी हो गई। कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है, वहां से फैसला जो होगा वो थोड़ी देर में आएगा। मतलब मुझे बहुत दिलचस्पी थी उस खबर में, ये नई सरकार के गठन की वजह से वो खबर दब गई, उठ नहीं पाई, लेकिन मुझे जब मौका मिलता है वो खबर की चर्चा जरूर करता हूं। केसी त्यागी ने जो कहा कि जिन लोगों को नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के कन्वीनर के तौर पर मंजूर नहीं थे, वो आज उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे रहे हैं। इस पर विपक्ष को क्लैरिटी देनी चाहिए थी। क्या नीतीश कुमार को ये ऑफर किया गया था कि आप एनडीए छोड़ करके हमारे पास आइए, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे? और मेरे ख्याल से केसी त्यागी झूठ बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से केसी त्यागी ने यह भी कहा कि अगर कोई इसका खंडन करता है तो मेरे पास फोन पे सारी रिकॉर्डिंग है, और मेरे ख्याल से केसी त्यागी को रिकॉर्डिंग कैसे भी दिखानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि विपक्ष को अब ये खून लग गया है कि झूठ से चलता है। और एक और खबर चली देवेंद्र सुबह से कि गोपी सुरेश मंत्री नहीं बनेंगे, उनको अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। सुबह आज मतलब बड़े चैनलों पे न्यूज थी कि वो मतलब उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं बनना है, मुझे अपनी फिल्में करनी है, और उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। देता हूं मैं, केरल से जो इकलौते सांसद जीत करके आए गोपी सुरेश बीजेपी के, उनको मंत्री बनाया गया है। एमओएस बने, कैबिनेट बने, एमओएस बने। तो क्योंकि वो फिल्म एक्टर हैं, गाते भी हैं, तो ये उनके हवाले से ये चला दिया गया कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को मंत्री बना दिया, मैं तो बड़े अपना- चैनल ने मैं तो चलाया, अपनी बड़े फिल्में चैनल छोड़ूंगा ने नहीं। बड़े बड़े चैनल चैनल ने चलाया, ऐसा नहीं लेकिन कि कोई इसमें सौरभ थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद उनके तरफ से भी गलती हुई होगी इस लिहाज से कि क्योंकि रीजनल चैनल और जो उनका लैंग्वेज वो हम लोग नहीं जानते, बताया ये गया है कि मलयाली में कोई उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि अरे मैं तो बनना नहीं चाहता, मैंने तो बहुत सारी फिल्में साइन कर रखी हैं और मुझे तो मेरा सारा नुकसान हो जाएगा, तो मैं तो ये छोड़ दूंगा। तो ये बात शायद उन्होंने, क्योंकि मलयाली हमें नहीं पता, तो ये उन्होंने एग्जैक्ट सुनकर हम बता पाए कि क्या कहा उन्होंने क्या नहीं कहा, लेकिन पहले उन्होंने वहाँ एक इंटरव्यू दिया था। उसके बाद जब ये मामला थोड़ा बड़ा हुआ, फिर जब उनसे बातचीत की गई, तब उनको समझ में आया कि ऑब्वियसली ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है सरकार के लिए कि जिसको आपने शपथ बिल्कुल। दिलाई है वो अगले दिन ही कह रहा है कि बिल्कुल। मुझे मंत्री बनना ही नहीं था। बिल्कुल, और वो तो सीधे सीधे सवालिया निशान खड़ा होता है कि किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है तो शायद मुझे लगता है कि अब पता नहीं एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या था मलयाली में, जो मलयाली जानते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन केरला में इस बात को लेकर चर्चा थी कि उन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया है, और फिर दोबारा हमें बताया गया कि अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी। ट्विटर पे बहुत सारों का होता है, जैसे राजीव चंद्रशेखर ने कुछ कहा, फिर उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि अच्छा मेरा मतलब ये नहीं था, ये था। भाई चंद्रशेखर ने तो शायद उनके मैसेज से ऐसा कन्वे हुआ कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी। छोड़ दी है। तो बहुत सारा कुछ आजकल सोशल मीडिया में होता है जिसको बाद में क्लैरिफाई करता हूँ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं व्यूअर्स, हम यहाँ पर आप बने रहिए, हमारे साथ मुकाबला जारी है और हम भी इंतजार कर रहे हैं वो लिस्ट आ जाए हमारे सामने, या कैबिनेट में जो फैसला होना है वो आ जाए, तो आपको हम खबर पर रखेंगे आगे। मोदी की तीसरी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग, आज पहला दिन है कामकाज का, चल रही है। कैबिनेट की मीटिंग से क्या बड़ा फैसला निकलेगा, पहले एक बार इसी पर चर्चा कर लेते हैं। जो कि लग रहा है अब ये जब तक ये बड़ा फैसला ये सार्वजनिक नहीं हो जाएगा तब तक शायद पोर्टफोलियो वाली लिस्ट, विभाग वाली लिस्ट मंत्रियों की, वो भी सरकार की तरफ से जारी नहीं की जाएगी। एक बार आप बता चुके हैं इशारा में, जरा बता दीजिए क्या एक्सपेक्टेड है इस कैबिनेट से देवेंद्र? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसके तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, और इसको लेकर पहले से ही ये फैसला किया गया था। जब अंतरिम बजट पेश किया गया था तब ये मंशा जाहिर की गई थी। उसके बाद जब 100 डेज एजेंडा था तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस देने को कहा। इसमें एक सब चीज़ और था कि एक बड़ी समस्या ये आती थी कि जिनके पास अगर ज़मीन ही नहीं है तो उसको घर कहाँ से दें। तो उसके लिए भी लैंडलेस लाभार्थी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी राज्य सरकारों के साथ लगातार इसमें बातचीत करके इसमें इस बार ये कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द सिचुएशन लाया जाए। ट्राइबल्स पे बड़ा फोकस रहेगा इस बार, और जो धनराशि बढ़ाने की बात ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि धनराशि बढ़ाया जाए। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात होगी कि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक घर बना दिया जाता है, घर बनाने के साथ टॉयलेट वाली जो स्कीम है वो उसको इससे जोड़ा जाता है, हर घर जल वाली जो स्कीम है उससे उसको जोड़ा जाता है, उजाला, सौभाग्य, इन सारी चीज़ों को इससे जोड़कर कोशिश ये की जा रही है कि एक कंप्लीट जिसके होलिस्टिक गवर्नमेंट स्कीम, तो कहने के लिए घर वाली योजना है लेकिन एक पूरा बसा बसाया घर आपको देते हैं। सब कुछ मिले, सारी योजनाओं को उससे जोड़ दें आप बारी बारी से, और महिला के नाम पे हो घर की रजिस्ट्री, रजिस्ट्री होगी महिला के नाम, महिला के नाम पे रजिस्ट्री ये अनिवार्य है उसमें, ये अनिवार्य Almost अनिवार्य है। बहुत कम केसेस में ऐसा है जहां पे कुछ कागज की दिक्कत आई। और अगर मैं साम सुनाऊं, नरेंद्र मोदी ने अपने हर भाषण में कहा कि मैं अपनी पॉलिसीज को सैचुरेट करूंगा। सैचुरेट करने का मतलब है कि अगर एक गांव में 2000 घर हैं और वो 1200-1500 तक स्कीमें पहुंच चुकी हैं, तो बचे हुए 600 घर हैं, जो बचे हुए 500 घर हैं, उसमें वो सैचुरेट हो जाएंगी पॉलिसी, जिससे 100% लोग उन पॉलिसीज का लाभ उठा सके।
देखिए अब तो चुनाव के नतीजों के बाद बात क्या हो रही है, जो लोग नाराज हैं ना, थोड़ा मतलब नाराज बीजेपी के समर्थक जो उनको लगा कि भाई जैसे यूपी में सीटें नहीं आई हैं और जगहों पर गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन उसको मिल गया, तो उन्होंने कहा यार मोदी जी को सबक मिल गया ना, काम करने से वोट मिलता होता तो यहाँ 240 पर थोड़ी होता। मेरे ख्याल से जाओ जाकर के जात की राजनीति करो। मैं आपको लेकिन मोदी पहले दिन भी किसानों को पैसा ट्रांसफर वो करते रहे। मैं आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। जो पीएम किसान का पैसा था जो आज रिलीज हुआ है, वो आपको स्टेट से लेना पड़ता है। बंगाल ने कभी डेटा दिया ही नहीं, उनको लगा क्योंकि जब पीएम किसान का पैसा आता है तो नरेंद्र मोदी का एक एसएमएस भी आता है, तो ममता बनर्जी को लगा ये तो फेमस हो जाएंगे पूरे बंगाल में किसानों में, तो उन्होंने डेटा नहीं दिया। और जैसे ही ममता बनर्जी चुनाव जीती अपना स्टेट का, उन्होंने डेटा दे दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एरियर के साथ 2 साल की किस्त किसानों को दी। तो नरेंद्र मोदी इसमें गुरेज नहीं करेंगे, उनके लिए भारत का किसान भारत का विषय नहीं था शांतनु, लेकिन किसानों को पैसा तो यूपी में भी मिल रहा था, हरियाणा में भी मिल रहा था, राजस्थान में भी मिल रहा था, घर वहां भी बने थे, ज्यादा ही बने होंगे। और बिल्कुल क्या हुआ, देखो वहां पे टिल्ट हुआ है, हमें पता है वहां पे कास्ट का फैक्टर है, वहां पे कास्ट की राजनीति रही है 20 साल से, वो फिर से वापस आई है। और भाजपा का जो कैडर है थोड़ा स्लैक रहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी, योगी, मंदिर, काशी, अयोध्या, उस पर वो स्लैक रहा। जो उनकी बिल्कुल टाइट पन्ना प्रमुख नहीं अर्ध पन्ना प्रमुख की संरचना होती है, उसमें वो वीक रहा। और इसलिए वोट किसका, देखिए 2-3% वोट किसका, ऐसा कोई बहुत बड़ा वोट नहीं किसका भाजपा से। आरती को जोड़ रही है। सौरभ, मैं ये कहना चाहती थी कि क्या भारत की जो इलेक्ट्रेट है, वोटर है, जब उनकी सारी सुविधाएं पूरी हो जाएंगी, सब बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, घर मिल गया, टॉयलेट मिल गया, गैस सिलेंडर मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्या वो वोटर वापस जाति पे जाएगा, क्या वो जात पात पे जाएगा? ये दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि ये जो प्रधानमंत्री अभी किसानों के लिए सारा जो कंप्लीट पैकेज जिसको हम कह रहे हैं वो दे रहे हैं, क्या उसका मतलब है उसके मिलने के बाद वो वापस से हम लोग SC ST पे डिबेट होगा और वही फॉल्ट लाइंस होंगी अगले इलेक्शन में भी 5 साल के बाद? क्या उस तरह का माहौल बन रहा है इस देश? देखिए ऐसा है, इस पर बहुत चर्चा चुनाव के तुरंत बाद तो हुई। एक तो ये कि वोटर जो है, जिसको लाभार्थी वर्ग कहा गया इस बार, अगर आपने उसके लिए घर बना दिया या सरकार ने कोई काम कर दिया, तो एक तो वो आपका बंधुआ नहीं हो गया, तो अब उनको आप दोष तो दे नहीं सकते कि आपने वोट क्यों नहीं किया सरकार को, और मुद्दे देखे। दूसरी बात यह है कि भाई वो ये भी सोचता है कि ये तो मेरा राइट है ना, सरकार काम कर रही है, मेरे वजह से काम कर रही है ना, मेरे लिए ही काम कर रही है, आपने मुझे घर दिया, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे बाकी इश्यूज हैं, उनका भी कुछ करो। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा उम्मीदवार कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर उसको डर है इस बात का कि मेरा आरक्षण छीन लेंगे, चाहे वो बात गलत हो, लेकिन अगर उसके मन में आ गया तो उसने उस कंसर्न को ऊपर रखा, अपने लाभ को पीछे कर दिया। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। जब आप लाभार्थी वर्ग बोलते हैं तो फिर एक बात आ जाती है कि क्या पैसा किसका है, जैसे आपने कहा पैसा देश का है, उसको कौन बेटर यूटिलाइज कर रहा है, ये बात है। दूसरी बात ये आ जाती है कि दूसरा सामने जो विपक्षी दल है वो कहेगा अच्छा तो आप 2000 देते हैं, मैं 10,000 देता हूँ। बाद में आएगी ना इकोनॉमी के 8,500 रुपए का बटवा खोल के खड़े थे ना राहुल गांधी, तो बाद में ये बात आएगी कि इकोनॉमी का क्या जॉब लेने के लिए महिलाएं लाइन में लगी हैं कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर। वो तो बाद की बात है ना कि क्या होगा। उस पर तो केस हो गया है, उनकी सदस्यता निरस्त करने के लिए व्यक्ति ने केस भी कर दिया है, क्योंकि वे एक तरह से आपने कैश देके वोट खरीदे हैं। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाभार्थी वर्ग वाला बड़ा अजीब सा है। दूसरा ये भी होता है, जैसे तेलंगाना में हुआ BRS के साथ, BRS बहुत सारी योजनाएं जो है वो लोगों के लिए लेके आई थी, इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, बाहर कर दिया, क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, क्या इम्प्लीमेंटेशन खराब हुआ? नहीं, मोदी सरकार की स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर तो शायद मेरे ख्याल से बहुत सवाल नहीं है। नहीं, ये इम्प्लीमेंट तो करते हैं। मैं बोल रहा हूँ इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ। आप जब इतने बड़े देश में इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं तो बहुत सारी जगहें नहीं होती हैं, बहुत सारी जगहें होती हैं, तो ऐसे में एक वो भी इशू आ जाए इन सब चीजों में। सर हम तो आज देखिए बहुत बारीक में तो नहीं, डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ये था कि बाय एंड लार्ज ये इंप्रेशन था कि मोदी सरकार ने जो स्कीम्स चलाई उसका लाभ लोगों तक पहुंच गया, लेकिन उन लोगों ने इस बार वैसा वोट नहीं किया जैसा इनको अपेक्षित था। मैं वही बोल रहा हूं ना, तो अब ऐसा भी है ना कि दूसरों ने अगर ज्यादा दे दिया कि अच्छा हम तो इतना दे देंगे आपको, वो तो प्रॉमिस हम ये कर देंगे, प्रॉमिस है। तो लोग हमेशा एस्पिरेशनल होते हैं कि मेरी एस्पिरेशन ये है, अगर ज्यादा कोई दे रहा तो मैं उस साइड सवाल मेरा ये है कि फिर वो एस्पिरेशन बिहार की क्यों नहीं जागी, वो अलग-अलग जगह, उड़ीसा वालों की क्यों नहीं जागी? मैंने कहा ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। इनके क्रियान्वयन में सौरभ इस लिहाज से बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है कि उनके पास डाटा है, और उस डाटा के द्वारा जैसे मान लीजिए कि ठीक है कि ऊपर स्कीम बना लिया गया, गवर्नमेंट ऑफिसर ने उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर दी,
लेकिन इनके पास नाम और फ़ोन नंबर के साथ डाटा होता है जिसका पॉलिटिक्स में इस्तेमाल इस लिहाज से किया जाता है कि इनके कॉल सेंटर से बाकायदा फ़ोन जाता है कि आपको ये मिला, अगर मिला तो नरेंद्र मोदी की सरकार के चलते मिला, और सरकार क्यों बनी, क्योंकि आपने वोट किया था, इसलिए आप दोबारा वोट फिर से कीजिए। तो ये एक पैटर्न है। तो उस हिसाब से लाभार्थियों का जो डाटा है इनके पास परफॉर्मेंस के लिहाज से, वो लगभग आप उसको एक्यूरेट कर सकते हैं। कुछ विसंगति हो सकता है कुछ केसेस में आ जाए, लेकिन वो बहुत हद तक बेहतर है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने स्कीम दे दिया, कागज पे हो गया, कागज पे रिपोर्ट आ गई, वेरीफाइबल है वो, लगातार वेरीफाई किया जाता है नंबर के साथ। मैंने तो देखा है वो सारे एड्रेस करता है। ऐसे ऐसे सांसद हैं सौरभ, जिनके क्षेत्र में अगर 5 लाख 4.5 लाख लाभार्थी हैं, तो एक एक नाम के बाद उन्होंने लेटर लिख के बताया था कि आपको ये इस अब देवेंद्र ये बताइए, अब इन नतीजों के बाद बीजेपी में कहीं आपने ये मरमरिंग या ये बात सुनी, यार इतना काम करने के बाद भी नहीं हम लोग आए, इसकी हताशा या ये सेंटिमेंट देखा कहीं? देखिए, वो एक झटका तो फील होता ही है कि यार इतना कुछ किया जा रहा है, फिर ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि शुरू से हम लोग सारा बात कर रहे हैं कि चाहे ऊपर जो कुछ भी कहा जाए, बीजेपी का सिस्टम इन नतीजों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो एक झटका है और बड़ा झटका है। उस झटके के कारण की अलग अलग व्याख्या हो रही है स्टेट के हिसाब से, अलग अलग राज्यों में, लेकिन वो झटका है। और करने के हिसाब से अगर आप सौरभ देखें तो इस नैरेटिव में बीजेपी बहुत ज्यादा जा नहीं सकती, इस लिहाज से कि सिखों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितना किया है पिछले 10 सालों में, और उसके पहले का आप उठाकर देख रहे हैं तो कोई तुलना ही नहीं है। हुआ क्या, पंजाब में एक भी सीट नहीं है आपके पास। तो उस लेकिन इस वजह से उनके लिए काम करना नहीं छोड़ रहे, वो संभव नहीं हो सकता। वो सरकार जब आप आती है तो आपको करना ही होगा। ये भी समझना पड़ेगा कि जो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज है, अब सिर्फ मोदी जी नहीं कर रहे हैं, अब हर सरकार कर रही है, हर स्टेट गवर्नमेंट ये फ्रीबीज दे रही है, हर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसीज आ रही है खटाखट। इसीलिए इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट हुआ क्योंकि लोगों को भरोसा है कि बाकी सरकारें भी करेंगी। जो आपने खुद ही बात कही कि लोगों को लग रहा है ये हमारे बेसिक राइट्स है, ये तो करना ही है, सरकार तो ये करेगी ही, ये तो हम पे एहसान नहीं है। ये नहीं करेंगे तो जो आएगा दूसरा आएगा, दूसरा करेगा। इसलिए वो जो वोटर है वो इसके बियॉन्ड भी सोचेगा, और वही मुझे लग रहा है कि अभी से ही प्राइम मिनिस्टर, बेशक वो विकास का काम चलता रहेगा, ये फ्रीबीज का काम चलता रहेगा, लेकिन साथ में मुझे लगता है एडिशनल भी कुछ आगे देना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को। वो क्या होगा ये देखिए। अब इसीलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो पहला फैसला कैबिनेट का जो है वो आ जाए सामने, तो हम लोग उस पर और चर्चा कर सकते हैं। जरा पोर्टफोलियोज पर समय कम रहेगा, लेकिन जरा पोर्टफोलियोज पर हम बात कर लें। आरती जी, आप सहमत हैं इस बात से कि दिस गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट इन कंटिन्यूएशन और शायद बहुत मेजर चेंजेस ना हो सरकार में? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनफैक्ट बहुत तेजी से एक तो सरकार बनाई। अगर ऐसी कोई इशू होता एलाइज के साथ, किसी बात पे भी डिस्प्यूट एंड डिसएग्रीमेंट होता, हम देखते कि बहुत लंबा समय लग जाता है सरकार बनाने में, वैसा कुछ हुआ नहीं। दूसरा, पोर्टफोलियोज सोचने में भी टाइम लगता है। इसका मतलब कि प्री डिसाइडेड है कि ये सरकार जो है कंटिन्यूटी की रहेगी, इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं करेंगे। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर लगातार अपनी कैंपेनिंग में बोलते रहे कि 100 डेज का प्लान ऑलरेडी है उनके पास, तो उसके लिए कंटिन्यूटी भी ऑब्वियसली ज़रूरी है कि वही लोग जिन्होंने उस 100 डे प्लान पे काम किया होगा उन्हीं को वो जिम्मेवारियां सौंपी जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा चेंज आएगा। टॉप 4 में सीसीएस में कोई परिवर्तन नहीं है। मुझे नहीं लगता। एक नाम पता नहीं कि मैं कल से फिर सुनने लगा हूं कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें शायद एक मुमकिन है एक तब्दीली, मतलब नहीं, मुझे नहीं लगता। तो फिक्स लगते हैं, लेकिन आप देखिए निर्मला सीतारमण का इनफैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, बेशक शुरू में कहा गया कि वो उतना नहीं जानती, लेकिन बहुत ही तेजी से उन्होंने पिकअप किया और बहुत ही तेजी से वो संभाल रही थी मिनिस्ट्री। मुझे नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनसे कोई शिकायत टॉप थी। 4 में एक महिला है, ये भी तो एक मतलब अच्छी बात है। ये सौरभ, दो चीज़ें, एक तो ये कि एक महिला का होना सीसीएस में आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फैसला था वो रहेगा। दूसरी चीज़ कि ये सिर्फ लगने वाली बात नहीं है, जानकारी है हमारे पास कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास ही है, उनके पास ही रहेगा। उसमें जो हम लोग पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें किसी बदलाव का कोई संकेत हमें नहीं मिला है, और जो हमें बताया गया था टॉप सोर्सेस के द्वारा उस बात की जानकारी दी गई थी, उसके हिसाब से वो बनी रहेंगी और उनको भी इत्तला कर दी गई थी, ऐसा हमें ये बताया गया था। ठीक है। अब बाकी पोर्टफोलियोज जो हैं, अगर आप नीचे अगर बात करेंगे तो फिर जो नए नाम उसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान का, जेपी नड्डा का, एमएल खट्टर का, मनोहर लाल खट्टर का, सबसे बड़े नाम है जिनको, ये 3 नाम जो आपने कहे, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा
और मनोहर लाल खट्टर, क्योंकि ये सब कद्दावर नेता हैं, मेरे ख्याल से इनकी मिनिस्ट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। सीसीएस में तो जैसा देवेंद्र ने कहा नहीं दिखते हैं, लेकिन कृषि एक बड़ा है, हेल्थ एक बड़ा है इसमें हमारे पास पोर्टफोलियो, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो पोर्टफोलियो है वो इनमें से किसी को मुझे लगता मिलता दिखता है। जब हम लोग बात करते हैं कि मतलब इस बार चलिए कुछ सीनियर नाम मोदी जी के पास हैं, सीनियर नाम भी है और दूसरे सीनियर नेता भी हैं। जितने आप देखेंगे तो जितने सीनियर नेता हैं सबको कैबिनेट में लिया गया लगभग, अगर एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, बाकी सब उन्होंने लिए हुए हैं। तो नेचुरली जो सीनियर नेता होगा उसको आप ऐसी मिनिस्ट्री देना नहीं चाहेंगे जो कि बहुत कम काम वाली मिनिस्ट्री हो या जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। ऐसी मिनिस्ट्रीज देंगे जो कि जिसमें आपके बहुत सारे जो है कार्यक्रम चल रहे हो, जैसे रेलवेज है, जैसे आईटी है, जिसमें बहुत रूरल डेवलपमेंट है, कृषि है, तो वैसे ही नामों को वैसे ही मिनिस्ट्री। एक बात देवेंद्र और जाननी चाहिए हमको। देखिए नड्डा साहब पहले मंत्री रह चुके हैं, अभी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको वो मोदी जी के साथ और नड्डा और अमित शाह जी के साथ काम करने का उनका एक सिस्टम रहा ही है। दूसरा खट्टर साहब की तारीफ प्रधानमंत्री खुले कंठ से कर चुके हैं कि भाई उनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है, पार्टी की रिलेशनशिप, वर्किंग हाँ, रिलेशनशिप है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ शिवराज सिंह चौहान साहब की कैसी वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी। इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद, तो लोगों ने कहा कि वो इसीलिए क्योंकि ये पुराने आडवाणी कैंप के आदमी है। नहीं सौरभ, इससे दूर दूर तक इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं था। अगर उस तरह से किनारे करना होता तो चुनाव से काफ़ी पहले भी किया जा सकता था, या चुनाव के बाद जैसे फिर लोकसभा चुनाव देना, लोकसभा में टिकट देना, ये भी जरूरी नहीं थी। इन नतीजों से पहले अगर आप देखें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या बीजेपी के टॉप लीडरशिप जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने अगर कोई फैसला किया होता शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, तो क्या वो फैसला लागू नहीं होता? बहुत आसानी से लागू हो सकता था। तो इतना सब कुछ किया गया तो नैरेटिव और गॉसिप में ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल जाती हैं। बीजेपी के अंदर खाने उतनी चीजें होती नहीं जितनी बाहर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। हम तो बात ही इसलिए करते हैं ना, गॉसिप की सच्चाई तो पता चले। बिल्कुल, और उस लिहाज से सौरभ उनके एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल होगा, और कृषि उनका एक्सपर्टाइज है, अब देखना होगा क्या उसमें दिया जाता है, ग्रामीण विकास या मतलब कुछ रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई मंत्रालय क्या उनको दिया जा सकता है। खट्टर के लिहाज से देखें तो मनोहर लाल खट्टर क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए एक 10 साल का लंबा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। दूसरी चीज की संघ के बैकग्राउंड के हैं, तो संभव है कि ऐसा मंत्रालय उनको दिया जाए जिसमें संघ की भी रुचि रहती है। और संघ की रुचि के हिसाब से अगर आप देखें तो दो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, एक तो शिक्षा मंत्रालय, दूसरा संस्कृति मंत्रालय। संघ को सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी में रहती है, आरएसएस को, कि इन दोनों मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, क्योंकि विचारधारा का मसला वहां पर रहता है, और उनकी ये कोशिश होती है कि उन मंत्रालयों के मंत्री वो रहें जो कि विचारधारा परिवार के हों, उस चीज को समझ सकें। देखिए आप एक बात हाँ सर, आप एक चीज और जरूर होगी। देखिए इनमें से एक जो भी व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के क्लोज होगा, उसे कोशिश की जाएगी आईएनबी मिनिस्ट्री देने की, क्योंकि जो है मंत्रालय। और मैं यही कहने वाला था कि इस लिस्ट में अगर गेस इंफॉर्मेशन नहीं है, गेस करना हो तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र यादव आईएनबी मिनिस्टर, हाँ किसी और मंत्रालय के साथ भी, लेकिन ये शुद्ध गेस है, ये जानकारी हमें किसी ने नहीं दिया है। मैं बार बार कर दूं, आप एक बात लेकिन जरूर सरकार को कहिएगा, बताइएगा भाई हम लोग सुबह से कयासबाजी पर चल रहे हैं। आपने खुद का गॉसिप हम कर नहीं सकते, यहाँ पे हमारा काम नहीं है, कयास हम लगाना नहीं चाहते। भाई चिट्ठी वो जारी कर देते, लिस्ट तो पता चल जाता ना कौन क्या काम कर रहा है। मीडिया का सौरभ जो रिक्वायरमेंट है और उन लोगों के जो सोचने का तरीका है, उसमें बीच में महासागर है एकदम। आप जो चाहते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, वो लोग जो सोचते हैं, उसमें बहुत बड़ा फासला है। और क्योंकि उन लोगों का अपना तरीका हिट है और उन लोगों को ये अधिकार है कि अपने लिए खुद का फैसला अपने हिसाब से कर सकें, जिस तरह से हम लोग को अधिकार है कि अपना प्रोग्राम हम लोग तय कर सकें, तो वो एक बड़ा वाइड गैप है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मुकाबला में दोस्तों आज इतना ही, बहुत धन्यवाद आरती जी आपका, शांतनु जी, राहुल जी। शांतनु जी मेरे साथ बने रहेंगे, अभी आप इनको और सुनेंगे हमारा अगले प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। देवेंद्र भी हमारे साथ रहेंगे। तो राहुल जी, आरती जी, बहुत शुक्रिया आपका।